गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थर्ड पेपर का इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक था उसमें कंटिन्यू करेंगे। अभी पिछले क्लास में हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा था। नाउ सिलेबस के हिसाब से वी आर गोइंग टू स्टडी द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, यानी जैविक विकास के प्रमाण। तो ये टॉपिक भी मेरे ख्याल से आपके लिए कोई नया नहीं है। ये स्कूलों में आप पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार से समजात अंग होते हैं, समवर्ती अंग होते हैं, है ना। अनुकूली विकिरण होता है या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, कुछ अवशेषी अंग होते हैं। ये सारे के सारे किसी न किसी प्रकार से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो जीवों का विकास हुआ है, मतलब एक प्रकार के जीवों से दूसरे प्रकार के जीवों का विकास हुआ है, जो विकासवाद का सिद्धांत कहता है। उसमें फिर हम देखते हैं ह्यूमन का इवोल्यूशन है ना, हॉर्स का, सबका इवोल्यूशन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ह्यूमन था तो वो आमतौर पर बानर के जैसे कुछ जानवरों से ह्यूमन का विकास हुआ। उसी प्रकार से ये देखा जाता है कि एक फाइलम से दूसरे फाइलम का या एक क्लास से दूसरे क्लास का विकास हुआ। इसके बारे में खूब सारे प्रमाण हम देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमें संरचनात्मक जो शरीर की संरचना है उससे प्रमाण मिलते हैं, बॉडी एनाटॉमी से प्रमाण मिलते हैं, है ना। जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है, जो हम अलग अलग जानवरों के शरीर की संरचना को जब देखते हैं तो उससे हमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और मैं आज उन चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा जो सामान्यतः आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, तो हम उसकी बात करेंगे। और बाकी जो चीज़ें आप जानते हो, क्योंकि ये टॉपिक जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन है आपके लिए, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो स्कूलों में भी। तो ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी भूगर्भीय घड़ी है ये। तो भूगर्भीय घड़ी क्या कहती है कि जो पृथ्वी का उद्भव हुआ, ये कहता है 4,550 मिलियन ईयर्स। मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। यानी अगर सीधे सीधे तौर पे देखें तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ इस स्लाइड के हिसाब से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। हालांकि कुछ किताबों में, कुछ दूसरे लिटरेचर में आपको ये भी पता चलेगा कि पृथ्वी का उद्भव कोई 5 अरब साल पहले, कोई 6 अरब साल पहले, ऐसे करके बताते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो डायग्राम है इसके हिसाब से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ। अब पृथ्वी के बारे में यही बताते, मैंने पिछली बार भी आपसे डिस्कस किया था बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, कि वो इंटरस्टेलर क्लाउड से बना या क्या कहते हैं दूसरे प्लैनेट्स के वजह से, ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो पृथ्वी का जो उद्भव हुआ तो बताते हैं कि ये सूर्य जैसे किसी पिंड से के टूटने से बना था, या सूर्य के टूटने से का ही टूटा हुआ एक गोला है। तो उस कंडीशन में पृथ्वी जो थी उस समय बिल्कुल जीवन का प्रारंभ सीधे नहीं हो जाना था। तो खैर करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फिर बताते हैं कि 4,527 मिलियन ईयर, मतलब वही करीब उससे आप ये समझिए कि करीब उससे 25-30 लाख साल बाद मून का फॉर्मेशन हुआ। फिर 4,000 मिलियन ईयर्स पहले हैवी बम्बार्डमेंट हुआ, लेट हैवी बम्बार्डमेंट। फिर 3.5 अरब साल पहले फोटोसिंथेसिस, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया बन गए, कुछ ऐसे माइक्रोब्स बन गए जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती थी। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ से माइक्रोब्स बनना शायद शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद करीब 2.3 अरब साल पहले यहाँ पर ऑक्सीजन रीच हो गई धरती। उसके बाद वो हिम युग आया, फिर कैम्ब्रियन युग आया। कैम्ब्रियन के बाद फिर करीब क्या कहते हैं उसको,
अड़तीस लाख साल पहले पहले वर्टिब्रेट्स आए, फिर इस डायनासोर आए, फिर होमोनिड्स यानी कि मानव के प्रकार के जंतु आए, है ना, लैंड प्लैनेट्स आए, एनिमल्स आए, तो सारे के सारे इस प्रकार से आए। ये जो पूरी की पूरी जो घड़ी है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसको आप देखिए कि अलग अलग भागों में बांटा, जैसे हाल्डेन कहा गया, आर्केन कहा गया, ये प्रोटोजोइक मतलब इस समय कोई ऐसे जैविक विकास हुआ नहीं था। ये पैलियोजोइक मतलब पूरा उस समय जैविक विकास हुआ, फिर मीजोजोइक है, सीनोजोइक है। ये तीन तो एरा हैं। अब इन एरा को फिर और फर्दर सब डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखिए कि सबसे पहले हाल्डेन एज था, है ना, उसके बाद आर्केन एज था, जिसमें ये कहते हैं सिंगल सेल लाइफ जो है वो शुरू हो गई थी और पहला ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आ गया था। उसी प्रकार से प्रोटेरोजोइक है, मतलब जब जीवन के शुरुआत से पहले का काल है। फिर प्री कैम्ब्रियन था, कैम्ब्रियन था, ऑर्डोविशियन काल था, जिसमें बहुत सारी मछलियों का उद्भव हो गया था। फिर सिल्यूरियन काल में मछलियां बहुत फ्लरिश कर गई, यहाँ पे लिखा हुआ तो वैसे नहीं है। फर्स्ट जॉर्ड फिशेस, नेथोस्टोम मछलियों का विकास हो गया। इससे पहले बिना जबड़ों वाले मछलियां और स्ट्रैकोडर्म्स वगैरह थे। उसके बाद डेवोनियन पीरियड में फिर क्या हुआ कि कुछ फर्न आए और ट्री आए और इंसेक्ट्स का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस पीरियड में, उससे पहले ये जो डेवोनियन काल था, यहाँ पर एम्फीबिया का उद्भव हो चुका था। उसके बाद कार्बोनिफेरस पीरियड में रेप्टाइल का उद्भव हुआ। फिर रेप्टाइल जो है इनका ग्रोथ हुआ, अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के रेप्टाइल्स। और ये जुरासिक काल है। इस समय जो है मतलब जो रेप्टाइल्स थे, दे वर द रूलिंग द अर्थ। अभी जैसे धरती का सबसे सक्षम प्राणी मनुष्य है, उसी प्रकार से एक टाइम सबसे सक्षम प्राणी जो है डायनासोर्स हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे डायनासोर्स का पतन प्रारंभ हो गया। और फिर ये जो एज आप देख रहे हो ना, इसको देखिए, सुपर आयन, इयॉन, फिर एरा। एरा के बाद अलग अलग पीरियड में बांटा गया है। तो जो ये वाला पीरियड है सीनोजोइक एरा का, पैलियो जो जीन, नियोजीन, क्वाटरनरी, फिर इसमें देखिए पैलियोसीन, इयोसीन, ओलियोसीन, मियोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, ये सारे जो इपोच है, ये वो काल है जहां जंतुओं का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा विविधता आई। और ख़ास तौर से ये वो समय है जब मैमल्स ने रूल करना धरती को शुरू कर दिया। ये विकास की कहानी है। ये उद्भव जो प्राणियों का हुआ है, प्राणियों का विकास हुआ है, इस परिकल्पना के अनुसार बताते हैं, जो अभी तक जो प्रमाण, जो साक्ष्य हमें मिले हैं। तो अब हम ये देखें कि व्हाट आर द एविडेंसेस, ऐसे प्रमाण क्या हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि इस पृथ्वी पर कभी प्राणियों का उद्भव हुआ, फिर उस प्राणी से कुछ और प्राणी बने, फिर उस प्राणी से कुछ और प्राणी बने। मतलब क्रमिक रूप से जो जीवों का सिलसिलेवार विकास इस धरती पर हुआ, इसको प्रमाणित करने वाले कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो एक साक्ष्य है उसका फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल मतलब होता क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिक पदार्थ है, वो अक्सर जब किसी पत्थर के नीचे, किसी चट्टान के नीचे, है ना, किसी बर्फ के नीचे दब जाता है, तो अक्सर उस कंडीशन में कई बार वो प्रिजर्व रह जाता है, संरक्षित रह जाता है। और जब वो संरक्षित रह जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बाद में जब खुदाई होती है तो वो जीव मिलता है। अब वो जीव किस काल का था ये निर्धारित किया जाता है। फिर इसकी बंधुता देखी जाती है, किसके जैसा लग रहा है, कौन किस वर्ग, किस संघ का प्राणी होगा, ये सारी चीजें सुनिश्चित की जाती हैं, उसका एज डिसाइड किया जाता है। और ये इससे कुछ प्रमाण अपने को मिल जाते हैं कि अपन एक सीक्वेंस बना सकते हैं कि किसके बाद किस जंतु का विकास हुआ। जहां तक फॉसिल्स की बात है, तो फॉसिल्स बनता कैसे? फॉसिल इज प्रिजर्व्ड इन सेडिमेंट्री रॉक दैट हैज अंडरग्राउंड फिजिकल कंप्रेशन। अब यहाँ पर ये परिभाषा थोड़ी सी अधूरी है, क्योंकि एक फॉसिल ऐसा भी मिला था, इसको मैमथ एलिफेंट कहते थे। ये बहुत बड़े आकार का हाथी था। और आपने देखा कि हाथी का जो टस्क होता है, उसके जो टस्क मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाथी दांत, बाहर जो दांत होता है क्या होता है, वो सामने से आगे की तरफ निकला हुआ होता है ना, ये आगे की तरफ निकला हुआ होता है। इन प्राणियों में वो जैसे जैसे ये जो है, ये क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, शरीर से निकलता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। इसमें क्या था, शरीर से निकला था,
ये उल्टा टाइप का लगा हुआ था। ये मैमथ थे, और इसके बारे में ये बताते हैं कि ये साइबेरिया में कहीं पर ये हाथी कभी लाखों साल, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले दब गया था। और दबने के बाद क्या हुआ कि जैसे बर्फ में गया, तो बर्फ में चूंकि अब उसको सब जीरो टेम्परेचर था, तो उस कंडीशन में, उसी कंडीशन में प्रिजर्व रह गया इंटैक्ट पूरा का पूरा हाथी, सारा खून उन सब जम गया। यहाँ तक बताते हैं कि उसने जो कुछ हरी टहनियाँ खाई थी वो भी हरी की हरी थी उस टाइम तक। एक उस प्रकार का ही फॉसिल है, लेकिन वो अपवाद है। आमतौर पर फॉसिल जो मिलते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक यानी कि परतदार चट्टानों पर मिलते हैं। ये देखिए कि इस पे अलग अलग प्रकार के फॉसिल्स के रैक हैं। देखिए कोई एंशियंट चिड़िया है, ये क्या कहते हैं, ये आर्कियोप्टेरिक्स जैसी कोई चिड़िया है, उसी का एक, ये भी कोई रेप्टाइल का एक फॉसिल है ना। तो अब देखिए कि फॉसिल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक होता है पेट्रिफिकेशन, मतलब वो पत्थर का हो जाना, पत्थर का बन जाना। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो स्टोन में कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो मिनरल से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर दो फॉसिल आपको दिख रहे हैं। ये तो किसी पेड़ का फॉसिल है जिसमें आपको एनुलर रिंग और सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। और ये नीचे वाला है, ये नॉटिलस नाम का एक मोलस्क है। इसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। तो इसमें और भी बहुत तरह के बन जाएगा। ये सारा, ये जो है ना, ये अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर कुछ रहा ही नहीं, सारा का सारा मिनरल से रिप्लेस हो गया। अब ये पत्थर बन गए, सो पत्थरीफिकेशन, पैट्रिफिकेशन है ये। ठीक है। फिर दूसरा है इम्प्रेशन, कि मान लीजिए कोई चौक है, चौक जैसा चूने चूने के पत्थर, चूने पत्थर की कोई खदान है, या उस तरह से कैल्शियम का या सिलिका का कोई ऐसा ऐसी ऐसी चट्टान है जिस पर ज़्यादा जोर से कोई जानवर दब गया तो उसका इंप्रेशन रह गया, तो ये इंप्रेशन बनाता है। दूसरा है मोल्ड और कास्ट। मोल्ड मतलब कि उस जानवर के शेप का कोई एक पत्थर या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना हुआ, खासतौर से चौक जैसी संरचना का बना हुआ कोई मूर्ति, एक मूर्ति जैसे होती है ना किसी चीज की। कि मोल्ड क्या होता है कि जैसे आप देखिएगा कि जितनी ये कई बार जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं क्या करते हैं, उसके मूर्ति का सांचा रखते हैं, सांचे में मिट्टी भर देते हैं, फिर सांचा हटा देते हैं, तो वो शेप आ जाता है, तो वो मोल्ड जैसी संरचना होती है। उसी प्रकार से कास्ट इसी को कहते हैं। ये जो इम्प्रेशन होता है वो मोल्ड होता है। होता क्या है कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फॉसिल है, ये फॉसिल बावेरिया में जो चूने पत्थर का जो खाने थी, बावेरिया जर्मनी में, वहां पर पाया जाता था। और ये आर्कियोप्टेरिक्स नाम के एक चिड़िया का ये फॉसिल है। तो ये क्या हुआ कि ये मोल्ड है एकदम से। उसी प्रकार से एक दूसरा है, जैसे ये अब देखिए, ये ऑयस्टर है। ऑयस्टर मतलब ये सीपी जिसमें कि मोती बनता है। तो ये इन दोनों के ये मोल्ड या कास्ट है, इसके द्वारा भी फॉसिल बनता है। उसी प्रकार से इंसेक्ट कई बार क्या होते हैं कि कोई गोंद जैसी पदार्थ है, कोई लैटेक्स है, प्लांट से निकला, उसमें कोई इंसेक्ट ट्रैप हो गया। ट्रैप होने के बाद क्या हुआ कि वो सूख गया, सूखने के बाद वो प्रिजर्व हो गया। या फिर खास तौर से जिससे रेजिन जैसा एक पदार्थ निकलता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, प्लांट से निकलता है, और उस रेजिन के अंदर कोई कीड़ा फंस गया, उस पर और रेजिन बह गया, तो कीड़ा बिल्कुल बीचों बीच में आ गया। तो जैसे पेपर वेट के अंदर कुछ डिजाइन नहीं बने होते हैं, उसी प्रकार से ये देखिए कि उसी प्रकार का कुछ पेपर वेट जैसी संरचना हो गई कि इंसेक्ट ऑन द ट्रैप है, पूरा का पूरा एक सूखे हुए रेजिन के अंदर। अब ये प्रिजर्व हो गया। अगर आपने जुरासिक पार्क फिल्म देखी थी, पहला वाला, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी, क्योंकि वो आपके जन्म से पहले बनी थी। तो उसमें जो कुछ डीएनए निकाले गए थे, जो कुछ मिसिंग डीएनए निकाले गए थे ना, वो इंसेक्ट से निकाले गए थे। और ये जो वो इंसेक्ट से कैसे निकाला गया था कि जुरासिक पीरियड में जो जो वहां दिखाया गया था फिल्म में, मैं उसकी बात करता हूँ। कि जो उसमें ये कहा गया कि डायनासोर का खून किसी मच्छर ने चूसा, तो उस खून के अंदर जो डीएनए था ना, वो मच्छरों के क्या कहते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में रह गया था, तो वहां से कुछ डीएनए रिट्रीव कर करके और फिर उसके बाद डायनासोर को बनाया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो रेजिन में या अंबर में भी ऐसे फॉसिलाइज हो सकते हैं इंसेक्ट्स।
अब इसमें फॉसिल की डेटिंग कैसे होती है, तो ये आप जानते हो कि गीगर मुलर काउंटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और होता क्या है कि जो फॉसिल होता है ना उसमें कार्बन के अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, वो कार्बन 12, 13, 14 होता है, सब होता है इसमें। तो कार्बन 14 जो है खास तौर से वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिविटी के साथ आपको पता है कि उसकी एक हाफ लाइफ होती है, तो मतलब एक सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम होता है, उसके बाद क्या होता है उसकी रेडियो एक्टिविटी कम होती जाती है। तो मतलब अगर आपने किसी फॉसिल को गीगर मुलर काउंटर में देखा और उसका क्या उसके रेडियो एक्टिविटी से कितने रेडिएशंस निकल रहे हैं उसके रेडियो न्यूक्लियाइड से, तो उसके रेडिएशन की गणना कर करके उसकी आयु का पता लगाया जाता है। ये आप सब जानते हो, इसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं। तो ये जो डेटिंग का प्रोसेस है ये या तो लेयर ऑफ रॉक से कर सकते हैं, लेकिन इससे एग्जैक्ट डेट पता नहीं चलती। एब्सोल्यूट डेटिंग जो उस समय उस डेट रेंज में दूसरे फॉसिल पाए जाते हैं उसके हिसाब से ये भी सही नहीं होता। सबसे बढ़िया काम है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जो कार्बन 14 जो है उसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करके किया जाता है गूगल मुलर काउंटर से। तो देखिए होता क्या है कि एक सेकेंड, तो मैं कह रहा था कि जो कार्बन डेटिंग है ना उसमें आप देखिए कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है कितनी बताई गई है, दैट इज 5700 ईयर्स, मतलब 5700 साल। तो 5700 साल इसकी हाफ लाइफ होती है, और उससे मतलब उसकी रेडियो एक्टिविटी होती है हाफ हो जाती है। तो ये देखिए परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14, ये देखिए कि 20,000 साल में कितना होगा, 40,000 साल में, सिर्फ 6,000 साल में। और गीगर मुलर काउंटर थोड़ा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो वो हमें उस फॉसिल का एक्चुअली डेट बता देता है कि कितने साल अप्रोक्सीमेटली पुराना है। दूसरी स्टडी हमें बायोग्राफी से भी मिलती है कि कौन कौन से जानवर दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उसमें हम आपको ये जूस जियोग्राफी का एक पूरा चैप्टर ही है इसी इसी पोर्शन में, इसी पेपर में, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कई एक्टिव वोल्केनो, टेक्टोनिक्स और ये सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हुए इसका हम तो जू जियोग्राफी देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से एनिमल्स जो हैं किस किस समय में दुनिया में थे, ठीक है। दूसरा ये देखा जाता है कि जो महाद्वीपीय चलन है, क्योंकि पृथ्वी के भूखंड आज जिस शेप में भी हैं कि भारत है, पाकिस्तान है, फिर देखिए अफ्रीका एक महादेश है, एक एशिया महादेश है, यूरोप है, अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे भूखंड जो स्थलाकृतियां आज आप देख रहे हो ना, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है या महाद्वीपीय चलन है या प्लेट टेक्टोनिक्स है उसकी वजह से हुआ है। और उसके भी बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं। मैंने जैसे आपको शायद अगर आपने को जब मैं फिश का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था सेकेंड ईयर में, तो हमने आपको डिप्नॉन्स के बारे में बताया था कि डिप्नॉन्स जो होते हैं 3 आइलैंड में हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और ये तीनों आइलैंड आज की तारीख में एक दूसरे से हजारों मील दूर है, लेकिन फिर भी ये सारे एक ही स्टॉक की मछलियां जो फ्रेश वाटर फिश है अलग अलग कैसे चली गई, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या असतत वितरण इनका कैसे होता है, इसकी कहानी हमने आपको बताई थी। सो actually these kind of study actually helps it in understanding the process of the evolution। उसके बाद आप देखिए कंटिनेंटल ड्रिफ्ट में बात ही कर रहा था, जो महाद्वीपीय चलन, तो सबसे पहले ये बताते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि जो पूरी दुनिया की जो स्थलाकृति थी वो इस रूप में थी जिसको हम पेंजिया कहते हैं। ये करीब करीब 28 अरब साल पहले कंडीशन अर्थ का ये था। फिर क्या हुआ, इसमें महाद्वीपीय चलन की वजह से 2 बड़े भूखंड निकल गए। एक जो था उसको लॉरेशिया कहा, दूसरा गोंडवाना लैंड हुआ। यहाँ पर आप देखिए एक लिखा हुआ है टेथी सी, टेथी समुद्र है यहाँ पर। और ये मानते हैं कि आज जहाँ हिमालय खड़ा है वहाँ कभी ये टेथी सी या समुद्र लहराता था, जहाँ क्या हुआ कि जो चट्टाने हैं, जो जो क्या कहते हैं परतदार चट्टाने हैं, उनके फोल्डिंग से, उनके फोल्ड होने से क्या हुआ है कि पहाड़ जैसी स्थलाकृति बनी और हिमालय पर्वत वहां खड़ा है जहां कभी समुद्र लहराता था। और फिर बाद में आज जो स्थलाकृति हमको दुनिया का नक्शा दिखता है वो ऐसा दिखता है। तो इसमें देखिए ये भारत है, तो ये बेसिकली ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं ना, इस लाइन के नीचे वाला पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड में आ गया, और इसके ऊपर वाला पार्ट जो था वो लॉरेशिया का था, ठीक है। तो इस प्रकार से कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, और उसी हिसाब से फिर एनिमल के इवोल्यूशन का भी अनुमान लगाया जाता है। जैसे ये ट्रायसिक एरा है,
ये करीब 2 अरब साल पहले की बात है। नहीं, 2 अरब साल पहले नहीं, 0.2 अरब साल पहले या 20 लाख साल पहले की बात है। 2000 लाख साल पहले की बात है। उसके बाद देखिए, ये आप पढ़ चुके हो स्कूलों में कि जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है, जो 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 अलग अलग वर्ग के जो प्राणी हैं उनके शरीर की जो संरचना की जो तुलनात्मक संरचना है, उससे हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन या समजात अंगों के बारे में बताया गया है। अभी आपको पता है कि समजात अंग क्या होते हैं। ये समजात अंग वो होते हैं विच आर डिफरेंट इन फंक्शंस बट सेम इन ऑरिजिन। ये एक ही इनका जो ऑरिजिन होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन उनके काम अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे आप देखिए कि जो आदमी का हाथ है उसमें भी वही ह्यूमरस है और रेडियो अल्ना है, फिर फेलेंजेज है, मेटाकार्पस है। ये सारे के सारे जो है ना, ये काम करने का काम करते हैं, हमारे हाथों का काम करते हैं। कुत्ते में ये चलने का काम करते हैं, चिड़िया में ये एक्चुअली विंग के साथ उड़ने का काम करते हैं, वेल में क्या करता है, उसका पैडल जैसा पंख बनाता है, तो ये तैरने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब कि इन ऑर्गन्स का ऑरिजिन सेम है, ये पेक्टोरल गर्डिल से एक ही तरह विकसित हुए हैं सारे के सारे। इनकी जो बेसिक एनाटॉमी है, जो मौलिक संरचना है, वो सेम है, but they are performing different kinds of functions since they are in the different kinds of animals. उसके बाद आप देखिए कि एनालॉगस ऑर्गन, मतलब इसमें क्या होता है कि इसके ऑरिजिन तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सिमिलर होता है। इसको समवर्ती अंग कहते हैं। ये भी आप जानते हो कि जैसे चमगादड़ के पंख हैं, चिड़िया के पंख हैं, या इंसेक्ट के पंख हैं। ये चमगादड़ और बर्ड के तो फिर भी होमोलॉजिकल है, लेकिन जो चिड़िया के पंख है बेसिकली ये उसके शरीर के मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इसमें कहीं भी वो वाली संरचना नहीं है जो बर्ड के उपांग में पाई जाती है। तो ये भी बताते हैं कि ये भी एक इवोल्यूशन के पक्ष में प्रमाण है। दूसरा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब अलग अलग वर्ग के प्राणी, अलग अलग समूह के प्राणी अगर एक ही प्रकार के आवासीय क्षेत्र में आ जाएं, तो इसको मानना चाहिए कि कन्वर्ज हो गए, मतलब अलग अलग समूह के प्राणी एक जगह के एक ही प्रकार के एनवायरनमेंट में, एक ही प्रकार के आवासीय क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। हिंदी मुझे याद नहीं रही है। तो इसमें जैसे देखिए, ये वेल है, वेल क्या होता है, या डॉल्फिन क्या होता है, मैमल होता है। मछली क्या होती है, फिश होती है। इक्थियोसॉर्स ये रेप्टाइल, या फिर इसको ले लो अपना इक्थियोसॉर्स, क्या लेना आपने, मगर ले लीजिए, रेप्टाइल्स के प्राणी। ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो एक जगह पर जाने के कारण क्या हुआ क्या कि हैं तो ये अलग अलग क्लास के, लेकिन एक जगह पे आ गए। और इवोल्यूशन अक्सर इस प्रकार की बाध्यता कर देता है कि प्राणियों को एक पर्टिकुलर आवासीय क्षेत्र अपने शरीर के अनुकूलन के हिसाब से चुनना पड़ता है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, या एडेप्टिव रेडिएशन है। एडेप्टिव रेडिएशन पता नहीं, शायद इसमें दिया नहीं हुआ है। एडेप्टिव रेडिएशन क्या हुआ कि इसमें जैसे मान लीजिए एक प्राणी है, कई से फॉर एग्जांपल कि कोई मैमल था जो इंसेक्टिवोरा ऑर्डर का था, उससे कुछ जानवर तो हवा में चले गए, जैसे फ्लाइंग स्क्विरल है या बैट है, ये तो हवा में रहने वाले प्राणी हो गए। कुछ ऐसे प्राणी थे जो वृक्षवासी हो गए, जैसे ये गिलहरी है या भालू है ना। कुछ ऐसे हैं जिसमें लीपिंग आ गया, जो कूद करके चलने वाले प्राणी थे, कंगारू हैं। उसी प्रकार से जमीन पर चलने वाले एलिफेंट हो गए। कुछ फिशेरियल या बिलकारी प्राणी हो गए, जैसे ये चूहे हैं। कुछ दौड़ने वाले प्राणी हैं, जैसे डियर है, जो हिरन है, चीता है। कुछ सील जैसे प्राणी, वेल जैसे प्राणी, ये तैरने लग गए। मतलब एक ही मैमेलियन स्टॉक के प्राणी अलग अलग जगह पे जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आप होमोलॉगी देखें तो होमोलॉगी में आपको और भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे आप हार्ट की संरचना देखिए, तो हार्ट का जो इवोल्यूशन आप पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हो कि मछली में 2 चैम्बर हार्ट था, फिर उसके बाद मेंढक में 3 चैम्बर हार्ट हो गया, रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट था, बर्ड्स में 4 चैम्बर हो गए, और मैमल में 4 चैम्बर हो गए। मतलब हार्ट का आपको इवोल्यूशन दिख रहा है। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग अंगों का जो हम कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी करते हैं, जब उसकी होमोलॉजी देखते हैं,
या फिर उनका जो फंक्शनल इवोल्यूशन देखते हैं समय के साथ, तो उससे हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं। आप ब्रेन देखोगे, जितने जानवर का आप ब्रेन देखोगे, चाहे मछली का ब्रेन देख लो, एम्फीबिया का देख लो, रेप्टाइल का देख लो, बर्ड्स का देख लो, मैमल्स का देख लो, सब में आपको सेरेब्रम मिलता है, सब में आपको ऑल्फैक्टरी लोब मिलता है, सेरेबेलम मिलता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा मिलता है। ये कुछ मौलिक संरचनाएं जो हैं वो सारे जंतुओं में मिलती हैं और उस प्रकार से इवॉल्व हुई हैं। तो हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी कई चीजें की जो चीजें हैं वो कई बार ऐसे प्रमाण दे देती हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये है एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूणिक विकास। भ्रूणिक विकास में आपको अर्नेस्ट हीकर का एक सिद्धांत याद होगा कि द एम्ब्रायोजेनिक क्या कहते हैं, रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। मतलब वो ये कहता था कि प्राणियों का जो जैविक विकास हुआ है उस प्रक्रिया को भ्रूण परिवर्धन के दौरान दोहराया जाता है। ये सेकेंड ईयर में मैंने कई बार रिपीट करके आपको बताया था। ये देखिए कि यहाँ पर अलग अलग जानवरों के एम्ब्रियो आपको दिख रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए ये एम्ब्रियो ये फिश का है, सैलामेंडर का है ना। ये स्कॉली क्या है ये ह्यूमन है, बर्ड का है। तो कहने का मतलब ये चार अलग अलग वर्ग के एम्ब्रियो हैं और चार अलग अलग जो वर्ग के एम्ब्रियो हैं। इनके देखिए शुरू में अगर इस अवस्था में आप देखिए, जब पहले इस स्टेज में आप एम्ब्रियो को देखते हो तो आपको लगता है कि सारे के सारे एक ही जैसे तो हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि सारे के सारे एम्ब्रियो अलग अलग प्राणियों में विकसित हो जाते हैं। जैसे देखिए ये मछली में विकसित हो गया, ये सैलामेंडर बनेगा, ये क्या है, ये कोई मैमल सा दिख रहा है और ये तो मैमल है ही, है ना। उसी प्रकार तो कहने का मतलब जो गिल स्लिट्स है या एम्ब्रियोलॉजी है, जैसे चिक है, फिश है, एम्फीबिया है, ह्यूमन है, इन सब के एम्ब्रियो को आप देखते हो ना तो आपको लगता है कि सारे एम्ब्रियो एक ही जैसे थे। तो इन सब का एम्ब्रियो एक जैसा होना, फिर बाद में उन एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान उससे क्या कहते हैं विविधता हो जाना, ये अपने आप में इस बात का परिचायक है कि इवोल्यूशन की क्रिया हुई है। उसी प्रकार से बायोकेमिस्ट्री, अब देखिए जितने ऑर्गेनिज्म है सब में डीएनए या आरएनए होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द प्राणियों में क्या होता है कि डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए की संरचना सबकी सेम है, डीएनए की संरचना सबकी सेम है। कहीं कहीं आपको जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की संरचना, मतलब कहने का मतलब डीएनए है, आरएनए है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो कि सिमिलर हैं, वो अलग अलग समूह के प्राणियों में भी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो इन सबका इसका मतलब कि सबका ऑरिजिन, सारे जानवरों का विकास जो है अलग अलग नहीं हुआ है, अलग अलग सारे विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि एक ही विकास की क्रमिक प्रक्रिया के सारे अलग अलग चरणों में ये प्राणी बने होंगे। जब ही हुआ था कि एक केमिकल जो बना डीएनए, एक बार जेनेटिक मटेरियल बन गया तो सारे के सारे प्राणियों में वही डीएनए, या कुछ प्राणियों में जैसे आप देखते हो कुछ आरएनए के भी, जैसे वायरस वगैरह में आरएनए के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, बाद में वो सारे के सारे अल्टीमेटली डीएनए ही हो गए। तो सब में डीएनए का मटेरियल है। जितने भी आरएनए पाए जाते हैं जो प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन के बाद में या फिर प्रोटीन के ट्रांसलेशन में, प्रोसेसिंग में जो काम आते हैं, तो ये सारे के सारे आरएनए है, उनकी संरचना भी सिमिलर थी। इतनी इतनी ये जो सारी बेसिक जो कुछ मॉलिक्यूल हैं शरीर के, सारे के सारे एक जैसे सिमिलर हो रहे हैं। इसका मतलब ये बायोकेमिकल एविडेंस भी ये फेवर करता है कि इवोल्यूशन की क्रिया हुई है। और ये देखिए एमिनो एसिड का सीक्वेंस का आइडेंटिटी है। देखिए कुछ प्रोटीन जैसे EV15L है या साइटोक्रोम C है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, H3 हिस्टोन है जो एक्चुअली हमारे क्रोमोसोम की संरचना में पाया जाता है। ये सारे के सारे प्रोटीन जो है ना, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ह्यूमन जो प्रोटीन है, जैसे साइटोक्रोम C जो मनुष्यों में पाया जाता है, या हिस्टोन जो मनुष्यों में पाया जाता है, और फिर जैसे जैसे जो डाइवर्सिटी होती है तो उसमें ह्यूमन प्रोटीन से ये कितना भिन्न है, कितने सालों में कितनी भिन्नता आती है वो दिखाया गया है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि खासतौर से देखिए H3 हिस्टोन है, ये करीब करीब 2000 मिलियन साल, 2000 मिलियन साल, मतलब आप ये समझिए कि करीब 2 अरब साल में भी इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसी प्रकार से 2 अरब साल में जैसे ये एक EV15L है उसमें थोड़ा परिवर्तन आया,
साइटोक्रोम सी में परिवर्तन आया है, लेकिन उसकी मौलिक संरचना जो है करीब करीब एक ही जैसे, सिर्फ उसमें वेरिएशन आया है। तो इन प्रोटीनों से भी हमको पता चलता है कि इनके जो बायोकेमिकल एविडेंस ऐसे हैं जिससे ये प्रमाण मिलता है कि इवोल्यूशन हुआ है। उसी प्रकार से आप अपनी किताब जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक और चीज मिलेगी, जिससे वेस्टिजियल ऑर्गन की बात हमने इस प्रेजेंटेशन में नहीं की। आपको अवशेषी अंग क्या होते हैं जानते हो आप? नहीं जानते तो आप स्कूल की किताबों में पढ़ लेना। उसी प्रकार से कुछ एटाविज्म होता है। एटाविज्म मतलब हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज प्राणी हैं उसमें वो कैरेक्टर रहा हो, लेकिन अचानक से वो कैरेक्टर कभी कभी सामने आ जाता है, जैसे कभी रूडिमेंट्री गिल है या कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ टिट्स हैं, क्या कहते हैं, ब्रेस्ट हैं, या कुछ फिस्टुला बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे एटाविज्म देखे गए हैं बहुत सारे प्राणियों में, या कुछ एबनॉर्मली डेवलप्ड शिशुओं में ऐसा देखा गया है, तो उनसे भी पता चलता है। तो एम्ब्रियोलॉजी से पता चलता है, फिर फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में हमने आपको बता ही दिया है ना। तो इन सब से पता चलता है कि जो जानवरों का जो विकास हुआ है, और ये इसको आप इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। बाकी दूसरी जो किताबें हैं, और मैंने जैसे आपको कहा कि जो जैविक विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ने के लिए सबसे अच्छी किताब है वो डॉक्टर बीरबाला रस्तोगी की किताब है, जो कौन सा पब्लिकेशन है, केदारनाथ रामनाथ करके मेरठ से का एक पब्लिशर है, वहाँ से पब्लिश होती है। तो वही किताब आप पढ़ें या लाइब्रेरी से लें, खरीदें, ठीक है। तो उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये चैप्टर कोई ऐसा भारी है भी नहीं। थैंक यू वेरी मच।